वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश शासन से संबंधित प्रश्नों को। ब्रिटिश शासन से संबंधित ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के साथ साथ भारत में होने वाली सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से हर परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे। उसके बाद कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है, तो प्रश्न हमारा है यहाँ पे, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? सवाल क्या है कि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित सवाल है। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका जो कारण था, क्या कारण था? तो यह ब्रिटिश शासन की जिम्मेदारी थी, खेतिहारों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, या फिर जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे? तो वीपी वाडिया थे, एम विश्वेश्वरैया थे, एनी मर्चेंट थे, या फिर टीसी गोस्वामी थे। इनमें से कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेज जब भारत पे शासन कर रहे थे तो उनके शासन का प्रभाव जो है वो किस क्षेत्र पर सबसे अधिक पड़ा? धार्मिक क्षेत्र पर, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, या फिर राजनीतिक क्षेत्र पर? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है ये आर्थिक क्षेत्र पर सबसे अधिक पड़ा। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन जो है ये किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, या फिर 1905 ईस्वी में? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1907 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो ये कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात, या फिर बक्सर के युद्ध के पश्चात? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की लूट जो है वो शुरू हो गई थी। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 में, 1923 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, या फिर 1913 ईस्वी में? तो इसका गठन हुआ था 1916 ईस्वी में। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राज व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो महलवाड़ी व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या हो जाएगा? दहसाला व्यवस्था। निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, हेनरी कॉटन? सही जवाब इसका क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही हैं जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा।
भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? किसके शासनकाल में बिछी? ये तो प्रश्न हम लोग बार बार देखते हैं, लेकिन भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो ये जॉर्ज क्लार्क ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, विलियम डडले ने या फिर रोजर स्मिथ ने। किसने बिछवाई थी? तो ये जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन जो है ये जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? ये कथन किसका है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? जवाहरलाल नेहरू का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमजी रनाडे या फिर रमेश चंद्र दत्त। ये कथन जो है ये किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का ही कथन है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत या संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसे दी थी दादा भाई नौरोजी ने? तो धन के निकास, नील्हों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार, भारतीय परंपरागत उद्योग का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती। तो दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो ये था धन का निकास। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? पहली टेलीग्राफ लाइन जो शुरू की थी वो किसके बीच में थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बम्बई और आगरा के बीच, कलकत्ता और आगरा के बीच, बम्बई और ठाणे के बीच या फिर कलकत्ता और मद्रास के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, तो टेलीग्राफ लाइन किसके किसके बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच थी। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका था? ये कथन जो है ये किसका था? हेराल्ड लास्की, कार्ल मार्क्स, ई थॉमसन या फिर डी.टी. गेराल्ड। किसका ये कथन है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने, कृषि मजदूर ने, बटाईदार ने या फिर किसान ने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जमींदार ने। किसने? जमींदार ने। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का जो उत्पादन है ये 1916 में प्रारंभ हुआ, 1919 में प्रारंभ हुआ, 1809 में प्रारंभ हुआ या फिर 1913 में प्रारंभ हुआ। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1913 में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? किस शहर में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल भारत में स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, सूरत में या फिर बम्बई में? कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था बम्बई में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है वो बम्बई शहर में स्थापित किया गया था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.जी. भंडारकर, रजनी पामदत्त, आर.सी. मजुमदार, रमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है रमेश चंद्र दत्त। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से
कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? कृषकों के हित को कौन सी अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भूव्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भूव्यवस्था, बंगाल प्रांत की स्थायी भूव्यवस्था या फिर मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूराज व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने वाली थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम कब अनुमति मिली इसकी? 1853 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में या फिर 1833 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने और भारत में बसने की अनुमति मिली। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया? तो किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट जो है ये शुरू किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा? किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? रेलवे बजट जो है रेल विभाग के लिए अलग से कब आरंभ हुआ? 1858 में, 1935 में, 1925 में या फिर 1929 में? तो इसका सही जवाब होगा 1925 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार ने भारत में कब लागू किया? 1762 में, 1803 में, 1753 में, 1793 में? कब लागू किया? तो इन्होंने लागू किया 1793 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो विकेंद्रीकरण का शुभारंभ जो है ये भारत में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ या फिर लॉर्ड लीटन के समय में हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 2 लॉर्ड मियो। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ जो है वो लॉर्ड मियो के समय में हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब लागू की गई? 1820 में, 1822 में, 1816 में या फिर 1818 में? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब लागू की गई? तो ये व्यवस्था लागू की गई थी 1820 में। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फार्माइन कोड कब प्रचारित किया? अकालों को रोकने के लिए अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? 1883 में, 1885 में, 1879 में या फिर 1881 में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 1883 में, 1883। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी पहली बार? तो 1820 में, 1822 में, 1793 में या फिर 1816 में? तो औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी कब? 1822 में, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। 1938 के अंत में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, VK राव थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे। इनमें से कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र अंग्रेजी शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो गुजरात था, असम, बिहार या फिर दक्षिण भारत। तो बिहार का जो क्षेत्र था, बिहार का क्षेत्र ये अंग्रेजी शासनकाल में भारत में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का जो भीषण अकाल पड़ा था, देश का भीषण अकाल 1942-43 में, ये कहाँ पर अकाल पड़ा था? राजस्थान में, गुजरात में, बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल में, यानी कि 1942-43 में देश में जो अकाल पड़ा था तो वो कहाँ पर पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा रहा? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, कारीगरों की अनुपलब्धता, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता। तो 18वीं सदी में बंगाल में जो वस्त्र उद्योग का पतन हुआ तो उसके लिए जो उत्तरदायी कारण थे वो क्या थे? कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण एक पुस्तक है जो कि किस पर लिखी गई है? तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई है। इसके लेखक जो है ये कौन है? तो शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर दीनबंधु मित्र। इसके जो लेखक हैं तो इसके लेखक कौन है? तो ये है दीनबंधु मित्र है। कौन है? दीनबंधु मित्र। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 या फिर सूरत अधिवेशन 1907। इनमें से क्या होगा? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे तो वो किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? तो ये 1931 का कराची अधिवेशन था। 1931 का कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता इसकी की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा का बागान अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया? तो नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में, चिकमंगलूर जनपद में या फिर कुर्ग जनपद में। तो अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो है ये लगाया गया था कहाँ पर? तो वायनाड जनपद में। कहाँ पर? वायनाड जनपद में। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को खोज लेती है और टेम्स के तहों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? यानी किसने कहा था कि हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की
तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को खोज लेती है और टेम्स के तहों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। तो ये किसने कहा था, ये बताना है। आरसी दत्त ने, जॉन सुल्लिवान ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो ये कथन जो है ये है जॉन सुल्लिवान का। किसका है? जॉन सुल्लिवान का। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन जो है ये किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर एम.एन. राय ने। किसने किया? तो अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन का जो विचार का प्रतिपादन है ये दादा भाई नौरोजी ने किया। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर के इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि कर लेते थे और क्या करते थे? पुनः दे दिया करते थे सूर्य की तरह। जैसे कि वो क्या करता है कि जलवाष्प के माध्यम से जल को लेता है और पुनः वर्षा के रूप में भूमि को उर्वरता वापस करता है। तो भारतीय राजा जो थे वो कर लेते थे, तो उसका आधार ऐसा था। पर अंग्रेज द्वारा जो कर लिया जाता था उसकी वर्षा भारत में ना करके इंग्लैंड में वर्षा होती थी। तो ये कथन जो है ये किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का है, दादा भाई नौरोजी का है, आरसी दत्त का है या फिर इनमें से किसी का नहीं है। तो ये जो कथन है किसका है? आरसी दत्त का है। किसका है? आरसी दत्त का। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो अंग्रेजों के समय में जो भारत में प्रथम जनगणना हुई वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड डफरिन के काल में या फिर लॉर्ड लीटन के काल में। किसके शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? ये किसका कथन है? बताना है कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात की रेलों से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। विलियम जोन्स का, लॉर्ड डलहौजी का, कार्ल मार्क्स का या फिर बुकानन का। किसका कथन है ये? तो ये कथन है बुकानन का। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो टॉमस मुनरो की अगर बात हम करते हैं तो ये किस भू राजस्व से संबंधित हैं? महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो जो हैं ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की जो स्थापना है ये कहाँ हुई? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर बंगाल में। तो इसका सही जवाब होगा कहाँ पर? बिहार में। पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना जो है वो बिहार में हुई। लेकिन अगर वर्तमान के हिसाब से इसे देखा जाए तो ये झारखंड हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर उस समय के हिसाब से देखेंगे तो पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो बिहार में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहती थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा, भारतीय लोगों को, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटे पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, पहली आधुनिक पटसन मिल भड़ोच में स्थापित हुई, गुजरात में, रिसरा बंगाल में या फिर बम्बई में। तो पहली आधुनिक पटसन मिल जो स्थापित हुई ये बंगाल के रिसरा में हुई। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या फिर भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जो थे जमींदार को भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था, 66%, 33%, 89% या फिर 11%। का सही जवाब क्या होगा, 89%। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी। दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स ने। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तन, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कैप्टन रीड को, चार्ल्स ग्रांट को, मार्टिन बर्ड को या फिर टॉमस मुनरो को। तो हम लोग मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरत्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर सवाल क्या है कि बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण से उन्हें श्रीरामपुरत्रयी के नाम से भी जाना गया। तो यह श्रीरामपुर जो है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में या फिर गुजरात में। कहाँ पर है ये, तो ये है बंगाल में। समस्त अंग्रेजी भाषा की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। समस्त अंग्रेजी भाषा की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये 51% भूमि पर जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया था। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की। इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। ये किसने कहा था, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने ये टिप्पणी की थी कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था या फिर विलियम बेंटिक ने कहा था। किसने कहा था, तो ये कथन विलियम बेंटिक का है। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। भारत में उपनिवेश काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना
और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो लिटली आयोग का उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। लिटली आयोग कब आया? तो ये 1929 में। भारत में आधुनिक उद्योग की समाप्ति कब आरंभ हुई? आधुनिक उद्योग की समाप्ति जो है ये कब आरंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? स्थापना जो है ये कब आरंभ हुई? तो 1750 ईस्वी में, 1850 में, 1550 में या फिर 1650 में। तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना जो है ये 1850 में आरंभ हुई थी। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाले सीमित देयता का प्रथम बैंक था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सीड बैंक, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक या फिर अवध कमर्शियल बैंक। तो हमारा सही जवाब होगा अवध कमर्शियल बैंक। क्या होगा? अवध कमर्शियल बैंक। भारत में अनौद्योगिकीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्राकु औद्योगिकीकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी। इसकी अवधि क्या रही है? 1800 से लेकर के 1850, 1850 से 1947, 1757 से 1857, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1800 से लेकर के 1850। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये लागू किया गया था कहाँ पर? तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, इंग्लैंड द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के जो कारण थे ये क्या था कि अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण कर लिया गया था, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर था और अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लिया जाता था। तो उपर्युक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, ब्रिटिश शासन जब था तो उस समय भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण था? प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह प्राथमिकता थी, भारी उद्योग का अभाव था या फिर विदेशी पूंजी की कमी थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारी उद्योग का अभाव था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में एल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था, तो एल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था ये कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। यहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था। भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। तो एल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था ये क्या था?
तो इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था ये था ऑप्शन नंबर 3, जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता विलियम जोन्स को, जॉन मार्शल को, चार्ल्स ग्रांट को या फिर मार्शमैन को? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था तो उसको अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रिटिश शासन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।